हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, अब लास्ट लेक्चर में मतलब लास्ट चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने लिक्विड के फ्लो का एक टाइप पढ़ा था जिसको हम लोगों ने बोला था लैमिनार फ्लो। ओके, लैमिनार फ्लो में हम लोगों ने ये कंसीडर किया था कि कोई भी जब लिक्विड फ्लो होता है तो इट फ्लो in the form of layers. Okay, it flow in the form of layers. यानी layers के फॉर्म में फ्लो होता है। मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये लेक्चर का नाम है। ओके, उस लेक्चर में मैंने लैमिनार फ्लो का एक बेसिक आइडिया दिया था कि जो लिक्विड है वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये एक लेयर है। अब सामने से देखोगे तो नहीं दिखेगा लेयर, जो लेयर रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। ओके, ये दूसरी लेयर है, ये उसके नीचे तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, ऐसे कंटिन्यू होके ये नीचे की सबसे नीचे बेस है ना, ऐसे लेयर्स फ्लो हो गए। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जब मूव करेगा तो ये नीचे का लेयर ऊपर के लेयर पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा। ओके, और ये फोर्स जो रहेगा ये रिटार्डिंग फोर्स रहेगा, रिटार्डिंग या फिर अपोजिंग फोर्स रहेगा। ओके, अगेन आई रिपीट कि जब ये लेयर जब इस लेयर के ऊपर जाएगा, मूव करेगा, तो ये लेयर इस ऊपर वाले लेयर पे एक टेंजेंशियल अपोजिंग या रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा which will tend to oppose its motion। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका मोशन जो है अपोज होगा, अपोज द मोशन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज विस्कोसिटी। इसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो सिंपल से भाषा में विस्कोसिटी क्या हुआ कि जब एक लेयर दूसरे लेयर पे मूव करता है तो जो दूसरी वाली लेयर होती है, नीचे वाली लेयर, वो ऊपर वाले लेयर पे एक अपोजिंग फोर्स लगाती है जिसकी वजह से उसका मोशन अपोज होता है। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। ओके, अब ऐसे ही कुछ अपोजिंग द मोशन वाला कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन यानी क्या था? फ्रिक्शन भी यही एक फेनोमेनन है जिसमें जब बॉडी कोई मूव होता है तो सरफेस के ऊपर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई दूसरे सॉलिड सरफेस के ऊपर जब मूव करेगा तो वो सॉलिड सरफेस उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या करने वाला था? अपोज। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे? फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इन लिक्विड्स इज आल्सो नोन एज विस्कोसिटी। वेरी सिंपल। ओके, लिक्विड का फ्रिक्शन यानी क्या होता है? विस्कोसिटी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट विस्कोसिटी। यानी विस्कोसिटी का कंसेप्ट समझ में है कि भाई ये भी जो है ये मोशन को अपोज करने वाला फेनोमेनन है, लेकिन किसके मोशन को? लिक्विड के मोशन को, लिक्विड के फ्लो को। ठीक है, नाउ विल कंसीडर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब हम लोग ये पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब सपोज ये बेस है, ओके, और इसके ऊपर हम लोगों ने लेयर लैमिनार फ्लो कंसीडर किया है। ये एक लेयर है, इमेजिन करो, जो कि v स्पीड से मूव हो रही है एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, अब स्वाभाविक सा बात है, इसके ऊपर वाली जो लेयर रहेंगी, सपोज होगा एरिया a है या इसका भी एरिया a कंसीडर किया हम लोगों ने, ये इससे ज्यादा स्पीड से मूव करेंगी। ऊपर की लेयर सबसे ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, ये बात पे ध्यान रखना। सबसे ज्यादा स्पीड रहेगी एकदम ऊपर वाले लेयर की, जैसे जैसे नीचे जाओगे स्पीड कम होगी। तो ज्यादा है इसलिए v से ज्यादा कितना हुआ? dv, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? dx लेटेस्ट से। तो इसका डिस्टेंस बेस से कितना हो गया? x प्लस dx। आया ध्यान में? तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है अभी कि हम लोगों ने दो लेयर्स कंसीडर किया। पहला लेयर एट अ डिस्टेंस x है, मूविंग विद वेलोसिटी v। दूसरा लेयर है एट अ डिस्टेंस x प्लस dx, या फिर इस लेयर के ऊपर dx, which is moving with velocity greater than v, which is v plus dv। okay, तो before studying Newton's law of viscosity हम लोगों को समझना पड़ेगा कि dv by dx क्या होता है। okay, dv by dx यानी क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। अगर पढ़ना है इसको नॉर्मल हम लोग मैथमेटिकल भाषा में क्या पढ़ेंगे? दिस इज dv यानी चेंज इन वेलोसिटी
विथ रिस्पेक्ट टू, अपॉन यानी विथ रिस्पेक्ट टू, dx यानी चेंज इन डिस्टेंस। ओके, ना एक बात ध्यान में रखना, जब भी हम लोग चेंज इन डिस्टेंस पकड़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यानी विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेडियंट एंड चेंज इन वेलोसिटी, तो पूरा पढ़ा जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv by dx। ध्यान में रखना, dv by dx will be known as velocity gradient। क्लियर? ग्रेडियंट यानी चेंज होता है, ग्रेडियंट यानी एक्चुअली मैथमेटिक्स में स्लोप होता है। ओके, समझ में आया? सो dv by dx represents velocity gradient। क्लियर? Okay, so now we'll come on to Newton's law of viscosity। न्यूटन ने स्टडी किया विस्कोसिटी का और उसने ये जाना कि जो फोर्स है, विस्कस फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया रहेगा लेयर का उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। और उसने ये भी नोटिस किया कि जो विस्कस फोर्स है इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये दो बातें उसने ऑब्जर्व करी। पहला चीज उसने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जितना ज्यादा लेयर का एरिया रहेगा उतना ज्यादा दो लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स रहेगा। दूसरा चीज उसने ये ऑब्जर्व किया कि जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स रहेगा। अब ये दोनों को जब हम लोगों ने कंबाइन किया तो हमको मिला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v dv by dx। तो जब हम लोगों ने सॉल्व किया इसको, क्या प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट हियर वाज eta। तो ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, F इज इक्वल टू eta a dv by dx, eta। और ये कांस्टेंट का नाम था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या बोला? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर गिवन लिक्विड। कोई लिक्विड के लिए कांस्टेंट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहेगा वो हमेशा वही रहेगा। ओके, अनलेस एंड अनटिल वाटर के प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, मतलब प्रेशर चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से ईटा चेंज होता है। लेकिन जनरली अगर एक समझ लो हम लोगों ने वाटर ले लिया गिवन टेम्परेचर एंड गिवन प्रेशर, तो वाटर का विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम रहेगा। लेकिन वाटर चेंज हो गया, लिक्विड का नेचर चेंज हो गया, वाटर के जगह हम लोगों ने ऑयल लिया या फिर हनी लिया तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बदल गया। समझ में आया यहाँ पर? ओके, अब थोड़ा बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पहले तो इसका एसआई यूनिट देखेंगे हम लोग। एसआई यूनिट क्या है इसका? इधर कितना है, सॉरी ईटा का फॉर्मूला क्या आएगा? F अपॉन a dv by dx, यानी dx ऊपर चल जाएगा, है ना। तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगा इसका? ईटा का एसआई यूनिट क्या आएगा? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। dx डिस्टेंस है मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, dv यानी मीटर पर सेकंड, ये मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड पर गया। देयरफॉर एसआई यूनिट जो है इसका बन गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकंड। ये इसका एसआई यूनिट है। लेकिन इस एसआई यूनिट को हम लोगों ने दूसरा नाम भी दिया, पॉइसोली। क्या नाम दिया इसको? पॉइसोली। ओके, PL, पॉइसोली, ये एसआई यूनिट है। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पॉइसोली। ओके, इसका सीजीएस यूनिट क्या है? न्यूटन की जगह डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आया? और इस को हम लोग बोलते हैं पॉइस। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज पॉइस। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है पॉइसोली और पॉइस में? कैसे निकालेंगे? ओके, न्यूटन सेकेंड, समझ लो ये न्यूटन सेकेंड लिखा हम लोगों ने, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन सेकेंड की जगह क्या लिखेंगे? 10 to the power 5 डाइन सेकेंड, है ना।
और मीटर स्क्वायर की जगह लिखेंगे 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन है 1 पॉइसोली, और ये क्या हो गया 10, और ये क्या हो गया पॉइस। सो 1 पॉइसोली इज इक्वल टू 10 पॉइस। ठीक है, समझ आया सबको? ओके। अब डायमेंशन का अगर बात किया हम लोगों ने कि डायमेंशन क्या आएगा पॉइसोलिस का या ईटा का डायमेंशन क्या आएगा, ईटा का डायमेंशन यानी क्या आएगा, न्यूटन जो है इस न्यूटन का डायमेंशन क्या है m1 l1 t-2, सेकेंड का t1 और मीटर स्क्वायर है l2। तो डायमेंशन ऑफ ईटा क्या बन गया m1 l-1, ये 2 1 -2 हो गया और ये हो गया t-1। So these are the dimensions of eta. Okay, clear with this? Okay, so this was all about coefficient of viscosity, Newton's law of viscosity and coefficient of viscosity. याद रखना है F is equal to eta a degree by dx। कुछ बुक्स में यहाँ पे माइनस भी दिखेगा, माइनस क्यों लगाते हैं, माइनस इसीलिए लगाते हैं हम लोग क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, क्योंकि ये मोशन को क्या करता है अपोज करता है ना। सो दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टोक्स लॉ एंड ऑल के बारे में।